गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और पुलवामा हमले के अंदर शहीद हुए हमारे सैनिक भाइयों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि हम देते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। देखिए प्रिय दोस्तों, मैं आपको 12th बोर्ड की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और हम पढ़ रहे हैं मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोगों के बारे में। देखिए जो हम पढ़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि केवल बायोलॉजी वालों के लिए जरूरी है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी में रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। देखिए हम पढ़ रहे हैं असंक्रामक रोगों के बारे में। देखिए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं असंक्रामक रोग कहलाते हैं, ठीक है। राजेश अंकल जी को कोरोना है, हम राजेश अंकल जी से मिलने चले गए तो पता चला कि मिलते मिलते हमें भी कोरोना हो गया, क्योंकि कोरोना एक संक्रामक रोग है। अब पता चला कि ब्रजेश अंकल के सर में दर्द हो रहा है और हम अंकल से मिलने गए। अंकल जी क्या हाल चाल है, सर में क्या हुआ आपके? बेटा बहुत दर्द हो रहा है सर के अंदर। तो क्या यहाँ पर हमारे सर में भी दर्द हो जाएगा? क्या नहीं होगा। मतलब इससे क्या पता चलता है कि कोरोना संक्रामक रोग है और सर का दर्द क्या है, एक असंक्रामक रोग है। अब एक उदाहरण और सुनो। पता चला कि अंकल जी को कैंसर हो गया और हम उनसे मिलने गए, तो क्या हमें भी कैंसर हो जाएगा? क्या नहीं, हमें कैंसर नहीं होगा, क्योंकि कैंसर भी क्या है, एक असंक्रामक रोग है। तो असंक्रामक रोगों को इंग्लिश के अंदर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। असंक्रामक रोगों को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैल सकते हैं असंक्रामक रोग कहलाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सबसे भयानक रोग कैंसर। कैंसर एक बहुत ही घातक व जटिल रोग है। देखो घातक रोग है, अगर ये हो जाए और अगर इसका शुरुआती अवस्था में ही इलाज ना करवाया जाए और अगर ये फैल जाए पूरे शरीर में तो इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल रोग होता है। इसके बारे में आसानी से पता भी नहीं लगता है। कभी तो ऐसा लगता है कि छाला हो गया, लेकिन बाद में जाकर पता चलता है कि ट्यूमर है, ठीक है। और कभी ऐसा लगता है कि कैंसर हो गया, लेकिन बाद में जाकर पता चलता है कि नहीं ये तो छाला ही है। आ रही है बात आपको समझ में? तो कॉम्प्लिकेटेड है ये रोग, ठीक है। कुछ कारणों जैसे कि तंबाकू के सेवन से व रसायनों आदि के द्वारा, जैसे कि आप देखेंगे गाड़ियों में से जहरीला धुआं निकलता है, हम उस धुएं को सूंघते रहते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों में जाता है। तो देखो तंबाकू के सेवन से, सिगरेट पीने से, गुटखे खाने से, तंबाकू खाने से, साथ ही साथ रसायनों से, जहरीले धुएं से जो पेट्रोल के जलने पर निकलता है और फैक्ट्रियों में से निकलता है, उसके कारण क्या होता है? उसके कारण कैंसर के जीन सक्रिय हो जाते हैं। कैंसर के जीन क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाने से कोशिका में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लग जाता है। देखो हमारी सबके शरीर में कोशिकाएं पाई जाती है और कोशिकाएं नियंत्रित विभाजन करती है। बच्चों क्या करती है? नियंत्रित विभाजन करती है। अगर छोटी मोटी चोट भी लग जाए, माना कि मुझे चोट लग गई, कट लग गया, तो क्या होगा? कुछ समय पश्चात नई कोशिकाएं बनेगी और घाव को भर देगी। लेकिन यहां पर जितनी कोशिकाओं की आवश्यकता होगी उतनी ही कोशिकाएं विभाजित होकर नहीं आएगी। यहां पर ये तो नहीं गुच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि कुछ कारणों से तंबाकू के सेवन, रसायनों, धुएं आदि के कारण कैंसर के जीन सक्रिय हो जाने से कोशिका में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लग जाता है, जिससे एक अबुर्द, एक गांठ, एक ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? जिससे एक अबुर्द, एक गांठ, एक ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है। देखिए इस चित्र में आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए इसके, देखिए सर पे किस तरह का, देखिए आप एक गांठ उत्पन्न हो गई, अबुर्द है, ठीक है। अबुर्द ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है, फिर ये ट्यूमर बढ़ने व सड़ने लगता है। बच्चों ये ट्यूमर धीरे धीरे बड़ा होने लग जाएगा और सड़ने लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है? जिसे ही कैंसर कहते हैं। फिर ये ट्यूमर बढ़ने व सड़ने लग जाता है, जिसे ही कैंसर कहते हैं। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। देखो बच्चों कैंसर भी 50 प्रकार का होता है।
आ रही है बात आपको समझ में? जैसे त्वचा में होने वाले कैंसर को अलग नाम से जानेंगे, हड्डियों में होने वाले कैंसर को अलग ही नाम से पुकारेंगे, ब्लड में होने वाले कैंसर को ब्लड कैंसर कहेंगे, बोन में होने वाले मतलब हड्डियों में होने वाले कैंसर को हड्डी कैंसर कहेंगे। इसी प्रकार से ब्रेन में होने वाले कैंसर को क्या कहेंगे अपन कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया। तो तरह तरह के कैंसर इस प्रकृति के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं मनुष्यों के शरीर के अंदर, ठीक है। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, जो टाइप्स ऑफ कैंसर में जो पहला जो प्रकार है कैंसर का वो है कार्सिनोमा। क्या नाम है उसका? कार्सिनोमा इसका नाम है। और जो कार्सिनोमा जो कैंसर होता है ना, ये उपकला में होने वाले अबुर्द को कार्सिनोमा कहते हैं। उपकला क्या होती है? जो त्वचा है ना, त्वचा को ही क्या बोलते हैं? उपकला बोलते हैं। अब उपकला भैया आपके शरीर के बाहर भी हो सकती है और शरीर के अंदर भी हो सकती है। जैसे ये अमाशय है, जैसे कि यह अमाशय है, ये अमाशय है। अमाशय जानते हो ना, जिसमें भोजन का पाचन होता है। अब क्या इस अमाशय के अंदर उपकला नहीं है क्या? ये अंदर की उपकला है। तो बच्चों ये आंतरिक उपकला में भी हो सकता है कैंसर, बाह्य उपकला में भी हो सकता है। तो उपकला में होने वाले अबुर्द को कार्सिनोमा कहते हैं। ये त्वचा व आंतरिक अंगों के आस्तरण मतलब अंगों का जो आंतरिक जो स्तर है ना, जो अंगों की आंतरिक त्वचा है उसमें हो सकता है ये कैंसर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें आप देखिए त्वचा में देखिए आप किस प्रकार से त्वचा के अंदर कार्सिनोमा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? त्वचा के अंदर होने वाले कैंसर को क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा कहते हैं। ये कैंसर त्वचा में भी हो सकता है, साथ ही साथ जो शरीर के जो अंगों की जो आंतरिक जो स्तर होता है, जो त्वचा होती है आंतरिक, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर का जो कैंसर है बच्चों वो है सार्कोमा। और सार्कोमा संयोजी ऊतक में उत्पन्न अबुर्द को ही सार्कोमा कहते हैं। अबुर्द मतलब होता है गांठ, गांठ को इंग्लिश में कहेंगे ट्यूमर। तो क्योंकि अभी अपन ऊपर पढ़ा था ना कि क्या होता है, कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होने से अबुर्द बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, फिर वो सड़ने लग जाता है और वही तो क्या बन जाता है? कैंसर का रूप धारण कर लेता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है सड़ सड़ के, ठीक है। तो सार्कोमा में आप देखिए संयोजी ऊतक में उत्पन्न अबुर्द या गांठ या ट्यूमर को सार्कोमा कहते हैं। यह अबुर्द मीजोडर्म से बनी संरचनाओं में होता है। बच्चों सीधी सी बात है, शरीर के अंदर 3 प्रकार के डर्म या 3 प्रकार के जनन स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। जो सबसे भारी जनन स्तर होता है उसे बाह्य जनन स्तर कहते हैं। उसके द्वारा हमारी त्वचा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हमारी त्वचा का निर्माण होता है, ठीक है। फिर होता है मध्य जनन स्तर। अगर त्वचा को हटा दे तो अंदर निकलेगी मांसपेशियां, और मांसपेशियों का निर्माण किससे हो रहा है? मध्य जनन स्तर या मीजोडर्म से होता है। और जो अंत जनन स्तर होता है ना, उससे जो हमारे अंग है, फेफड़े, हृदय, लीवर, किडनी, उनके आंतरिक स्तर का निर्माण होता है। आ रही है बात आपको समझ में? तो संयोजी ऊतक में उत्पन्न अबुर्द को ही सार्कोमा कहते हैं। यह अबुर्द मीजोडर्म अर्थात मध्य जनन स्तर से बनी संरचनाओं में होता है। जैसे कि मांसपेशियों में, त्वचा में तो हो ही नहीं सकता, त्वचा में होगा तो कार्सिनोमा कहलाएगा, ठीक है। और जो मांसपेशियों में होगा वो सार्कोमा कहलाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक देखिए। ये तो क्या है? ये तो क्या है? कार्सिनोमा है, त्वचा का कैंसर। अब इधर आप देखिए सार्कोमा हो गया, देखो नर्वस सेल के अंदर भी हो गया, नर्वस सेल तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में भी फैल गया, ठीक है। यहाँ तक कि जो लिम्फ जो वीजल्स है, जो लिम्फ ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसमें लिम्फ पदार्थ भरा रहता है, उसका जो परिवहन करने वाली जो नलियाँ हैं लिम्फ वीजल्स के अंदर भी हो गया, ब्लड वीजल्स के अंदर भी हो सकता है। शरीर में यहाँ तक कि जो फैट होता है, जो वसा होता है, उसके अंदर भी कैंसर हो सकता है। जो बॉडी की जो मसल्स है, जो टेंडन्स है, जो लिगामेंट्स है, टेंडर और लिगामेंट्स क्या करते हैं? हड्डियों को और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। कार्टिलेज हो गया, मांसपेशियों का ही भाग है ये कार्टिलेज भी। आ रही है बात आपको समझ में? तो इन सब में होने वाला जो कैंसर है उसे ही क्या बोलेंगे बच्चों? सार्कोमा कहेंगे, ठीक है। सब जगह यही बताया गया है इन सभी डायग्राम के अंदर, ठीक है। यहां पर देखिए बोन के अंदर ट्यूमर हो गया, ट्यूमर इन बोन, ठीक है। और कार्टिलेज मतलब मांसपेशियों के अंदर हो गया। कार्टिलेज मतलब होती है उपास्थि, नाक में कान में उपास्थि पाई जाती है, उपास्थि में भी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तक कि किस में हो जाता है? फेट सेल, वसीय कोशिकाओं में भी हो जाता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? संयोजी ऊतक से बनी संरचनाओं में होने वाले कैंसर को सार्कोमा कहते हैं। और ये मीजोडर्म से बनी संरचनाओं में होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? हड्डियां हो गई, हड्डियों में होने वाला कैंसर हो गया, मांसपेशियों में होने वाला कैंसर हो गया, तंत्रिका कोशिकाओं में होने वाला कैंसर हो गया, उपास्थियों में होने वाला कैंसर हो गया, यहाँ तक कि लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू आदि सभी में होने वाला कैंसर सार्कोमा कहलाता है। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा कैंसर होता है बच्चों? तीसरे नंबर पर होता है
ओस्टियोमा, अस्थियों में होने वाले अबुर्द या गांठ या ट्यूमर को ही ओस्टियोमा कहते हैं। ओस्टियोमा क्या है? हड्डियों में होने वाला कैंसर है बच्चों। हड्डियां गलने लग जाती है, पानी की तरह सड़ने लग जाती है। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए देखिए यहाँ पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको देखिए कुछ ऐसा हिकड़ा हिकड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी कुछ वाइट वाइट सा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या हो गई, हड्डी बढ़ गई। क्योंकि बच्चों और देखो मैं और दिखाऊंगा, ये देखिए ओस्टियोमा हो गया। इसके क्या हो गया, जो कपाल की जो हड्डी होती है ना। अब मेरी एक मजेदार बात सुनो, देखो सुनो ध्यानपूर्वक। शरीर में कोई भी चीज़ हो हड्डियों से बनी, मतलब सेल से ही बनी हुई है। यहाँ तक कि जो हड्डियाँ हैं वो भी सेल से ही बनती है। कोशिकाएं जो होती है विशेष प्रकार की, ठीक है, विशेष प्रकार की ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है शरीर में, और वही तो हड्डियों का निर्माण करती है। अब अगर क्या हो जाए, कैंसर का मतलब क्या है? कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होना, गांठ बन जाना, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाना, फिर उनका सड़ना। तो हड्डियों के अंदर भी तो यही हो रहा है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने से बहुत ज्यादा अस्थि कोशिकाएं बन रही है, तो जिससे हड्डी फूलने लग जाएगी और सड़ने लग जाएगी, तो इसे ओस्टियोमा कहेंगे। ठीक है, फाइब्रोमा किसे कहेंगे? तंतु युक्त ऊतकों में उत्पन्न गांठ को, अबुर्त को या ट्यूमर को फाइब्रोमा कहते हैं। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए 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 पैर के अंदर फाइब्रोमा हो गया। इसको देखो फाइब्रोमा हो गया। देखो अब इसको इधर देखो आप ध्यानपूर्वक, देखो ये पीछे वाली हड्डी है, एड़ी की हड्डी है, और ये पंजे की हड्डी है। अब इस दोनों को देखो, एक है ना, एक तंतु युक्त एक उत्तक ने बांध रखा है बीच में। देखो ये पीछे वाली हड्डी और ये आगे वाली हड्डी, पंजे की हड्डी और एड़ी की हड्डी के बीच में क्या है बच्चों? एक तंतु युक्त एक उत्तक है। ठीक है, अब इस तंतु युक्त उत्तक के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर फाइब्रोमा नाम का कैंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए गांठ फूली, यहाँ पर ऐसे फूली ना, ऐसे फूली, तो देखो ये यहाँ पर गांठ दिखाई दे रही है आपको। तो तंतु युक्त ऊतकों में उत्पन्न अबुर्त को क्या बोलते हैं बच्चों? फाइब्रोमा कहते हैं। ग्लायोमा किसे कहते हैं? ग्लायोमा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क के, देखिए इधर आप ऊपर कर देता हूं मैं इसको थोड़ा, हाँ, ग्लायोमा किसे कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क के संयोजी ऊतक में होने वाला जो ट्यूमर या जो अबुर्द होता है वो ग्लायोमा कहलाता है, जिसे ब्रेन ट्यूमर भी कह सकते हैं। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पर इसका जो कपाल है, इसकी जो खोपड़ी है, इसके अंदर ब्रेन है, और यहाँ पर देखो गांठ सी उत्पन्न होगी, जिसे ब्रेन ट्यूमर भी कह सकते हैं। और इस वाले कैंसर को क्या बोलते हैं? ग्लायोमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क के संयोजी ऊतकों में होने वाले अबुर्द या ट्यूमर या गांठ को क्या बोलते हैं? ग्लायोमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर जो हमारा कैंसर का जो अगला टाइप है बच्चों, वो है मेलानोमा। कौन सा है? मेलानोमा। मेलानोमा देखिए, त्वचा को रंग देने वाले वर्णक उत्पादक कोशिकाओं के कैंसर को मेलानोमा कहते हैं। देखिए जो हमारी त्वचा होती है ना, उस त्वचा के अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारी त्वचा को रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इधर आप देखिए, अब क्या होता है, अब त्वचा को रंग देने वाला जो पदार्थ होता है और उन पदार्थों को बनाने वाली जो कोशिकाएं त्वचा में पाई जा रही है, कभी कभी क्या होता है, उन कोशिकाओं में कैंसर हो जाता है। तो इधर आप देखिए, यहां पर क्या होता है, त्वचा को रंग देने वाला जो पदार्थ बनाने वाली कोशिकाएं हैं, त्वचा को रंग देने वाला जो पदार्थ मिलेनिन होता है, तो उस मिलेनिन का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में जो कैंसर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? मेलानोमा कहते हैं। और इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है, किस प्रकार से देखिए क्या हो गया इसकी स्किन के अंदर। ठीक है, देखिए, तो त्वचा को रंग देने वाले वर्णक उत्पादक कोशिकाओं के कैंसर को मेलानोमा के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए आप लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है? लसिका गांठों व लसिका संस्थान में होने वाले अबुर्दों, गांठों को या ट्यूमर को लिम्फोमा के नाम से जाना जाता है। शरीर के अंदर है ना लसिका तंत्र पाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ब्लड ऑक्सीजन का परिवहन करता है और फूड मटेरियल का परिवहन करता है, और बहुत से उसके अंदर प्रतिरक्षियां पाई जाती है, उसका भी वो परिवहन करता है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है घी जैसा,
जैसा, ठीक है, वसा जैसा, तो वो होता है लसिका कहलाता है। और लसिका संस्थान को लसिका तंत्र भी कह सकते हैं। तो लसिका तंत्र से बहुत सी लसिका वाहिनियां निकलती है और बहुत सी गांठें भी पाई जाती हैं यहाँ पर। तो लसिका गांठों व लसिका संस्थान या तंत्र भी कह सकते हैं संस्थान को। तो लसिका गांठों व लसिका संस्थान में होने वाले ट्यूमर को या अबोर्ध को लिम्फोमा कैंसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कैंसर के आप प्रमुख लक्षण देखिए, कैंसर के आप प्रमुख लक्षण देखिए। शरीर में किसी सूजन अथवा फोड़े का ठीक नहीं होना। शरीर में कहीं पे सूजन उत्पन्न हो गई, अब वो ठीक ही नहीं हो रही है। कोई फोड़ा, गुमड़ी उत्पन्न हो गई, मुंह के अंदर फोड़ा, छाला उत्पन्न हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा, या ठीक भी हो गया तो वापस हो जाना। शरीर में किसी सूजन अथवा फोड़े का ठीक नहीं होना अथवा ठीक होकर वापस हो जाना, ठीक है। दूसरा देखिए, शरीर के किसी छिद्र से लगातार किसी द्रव का निकलते रहना। जैसे कई बार घाव हो जाते हैं, हाँ आपने जानवरों को देखा, कुत्ते वगैरह के, जैसे कोई दूसरा कुत्ता बटका बल लेता है, खा जाता है, तो उसका घाव सड़ता रहता है और उसमें से चिपचिपा सा ऐसा सड़ावा सा जो मवाद जैसा पदार्थ निकलता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, जिस व्यक्ति को कैंसर होता है ना, उसके शरीर में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं मांसपेशी, जैसे हाथ में हो गया, गाल पे हो गया, सर पे हो गया, और उन छिद्र से लगातार क्या निकलता रहता है, द्रव निकलता रहता है, ठीक है। ऊतकों में गांठों का हो जाना, गांठें अभी जगह जगह पर क्या पड़ा, गांठी तो बड़ी, मांसपेशियों में गांठें हो रही है, त्वचा में गांठें हो रही है, हड्डियों में गांठें हो रही है, जगह जगह गांठी तो हो रही है। कैंसर का मतलब गांठी तो है, कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि करके गांठें बना लेती, ठीक है। ऊतकों में गांठों का हो जाना, स्तन में गांठ हो जाना, स्तन में भी गांठ हो जाती है तो स्तन कैंसर होता है, ठीक है। कई बार देखो, मैं आप मजाक में ना ले इस बात को, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के है ना स्तन में गांठें हो जाती है, ठीक है, तो उसको मजाक में लेते हैं, लेकिन घर वालों को बता देना चाहिए और इलाज हमें डॉक्टर से भी परामर्श लेना चाहिए, है ना, ठीक है, क्योंकि कैंसर का भी रूप ले सकती है छोटी मोटी बीमारी। अपच हो जाना मतलब पेट में जलन रहना, ठीक है, भूख ना लगना। अपच मतलब पेट में जलन होना, भूख ना लगना, उल्टी जैसा जी हो जाना, ऐसा लगना जैसे जो खाया पिया ना वो पच ही नहीं रहा, भूख ही नहीं लगती बिल्कुल, ठीक है, जी खराब रहता है। अमाशय में असामान्यता उत्पन्न हो जाना। अमाशय तो हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है भैया, भोजन का पाचन करता है अमाशय, तो अमाशय में असामान्यता हो जाती है, अमाशय ठीक प्रकार से भोजन को पचा नहीं पाता है। अधिक कब्ज रहना, ठीक है, अधिक दस्ते हो जाना, अचानक वजन कम होना, अचानक शरीर का वजन कम होने लग जाता है। निरंतर कफ व गले में खराश रहना, कई लोग लगातार थूकते रहते हैं, आ थू गले के अंदर जैसे कांटे चुभते रहते हैं, खराश रहती है लगातार, लेकिन वो दवाई लेने के बाद भी, खांसी की दवाई लेने के बाद भी या कफ की दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं होती, तो उसको अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। ट्यूमर के प्रकार देखिए आप, ट्यूमर के प्रकार, ट्यूमर क्या है, कैंसर क्या है, ट्यूमर ही तो है। तो ट्यूमर के प्रकार, ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, बिनाइल ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बिनाइल ट्यूमर इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। माना कि किसी व्यक्ति के हाथ में बिनाइल ट्यूमर हो गया, माना कि किसी व्यक्ति के हाथ में क्या हो गया, माना कि किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर बिनाइल ट्यूमर हो गया, ठीक है, बिनाइल ट्यूमर हो गया। अब पता होगा ये जो ट्यूमर है ना, ये हमेशा यहीं रहेगा। अब डॉक्टर क्या करेंगे, इस भाग को काट कर निकाल देंगे, इस मांस के टुकड़े को काट कर ही निकाल देंगे। ये लो काट कर निकाल दिया इस मांस के टुकड़े को, ठीक है, तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। क्योंकि कभी भी क्या होता है, जो बिनाइल ट्यूमर होता है वो एक जिस स्थान पर उत्पन्न हुआ है वहीं रहता है, उन स्थानों से दूसरे जगहों पर नहीं फैलता है। दूसरे प्रकार का जो ट्यूमर है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन सा ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब समझना, अब माना कि यहाँ पर मेरे मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा। अब मालूम है क्या होगा, ये जो ट्यूमर है ना, ये धीरे धीरे यहाँ भी हो जाएगा, ये ट्यूमर यहाँ भी फैल जाएगा, यहाँ भी फैल जाएगा, धीरे धीरे पूरे शरीर को सड़ा देगा, पूरे शरीर में ट्यूमर ही ट्यूमर हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप देखिए, बिनाइल ट्यूमर, ये ट्यूमर शरीर में जहाँ उत्पन्न होते हैं वहीं तक ही सीमित रहते हैं तथा कम हानिकारक होते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, ये ट्यूमर शरीर में जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ से शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकते हैं, ये हानिकारक होते हैं और यही रियल कैंसर कहलाते हैं, असली कैंसर यही कहलाता है। आ रही है बात आपको समझ में, ध्यानपूर्वक। और देखिए आप ध्यानपूर्वक, कैंसर का कारण, कैंसर के कारण के बारे में आप देखिए, कैंसर का कारण, कुछ कारक देखिए, कैंसर का कारण, कुछ कारक कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं। हमारी तो बेचारी अच्छी प्यारी सुंदर अच्छी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर का निर्माण करती है, लेकिन कभी कभी कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कि कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं।
उन कारकों को कार्सिनोजन कहते हैं। ऐसे कारक जो कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं कार्सिनोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्सिनोजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि भौतिक कारक हो सकते हैं, और भौतिक कारक के अंदर कौन हो सकते हैं? विकिरण हो सकते हैं। भौतिक कारक में कौन हो सकते हैं? विकिरण हो सकते हैं। रासायनिक कारकों में कौन हो सकते हैं? तंबाकू का धुआं हो गया, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, पेट्रोल का धुआं हो गया। जैविक कारकों में एक ओंको वायरस होता है, एक ऐसा वायरस होता है बच्चों जो कैंसर उत्पन्न कर सकता है बॉडी के अंदर। क्या उत्पन्न कर सकता है? बॉडी के अंदर कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो आप ऐसा कीजिए, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं थोड़ा वापस ऊपर से ले लिया आपने, तो अब आप नीचे से भी थोड़ा एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए और इनके आप नोट्स बनाइए साथ के साथ। ठीक है, यहां तक कि जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं बच्चों, ये जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं ये अनआयनिक कारक विकिरण होते हैं, क्योंकि कभी भी ये आयनों में नहीं बदल सकते हैं परमाणुओं को। ठीक है, तो ये डीएनए में उत्परिवर्तन करके त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर देते हैं। समझो, पराबैंगनी विकिरण सूर्य के प्रकाश। कभी आपने देखा कि आप तेज धूप के अंदर निकले तो आप देखेंगे अचानक से आपकी खुजली सी चलने लग जाएगी चमड़ी के अंदर, और दाने दाने से हो जाएंगे, छोटे छोटे से। क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे से दाने दाने से हो जाएंगे धूप में निकलने से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओजोन परत में हो रहा है छेद। सूर्य का प्रकाश सीधा ही पृथ्वी पर आ रहा है बिना छने, क्योंकि ओजोन परत तो सूर्य के प्रकाश को छान देती है, उसकी तीव्रता को कम कर देती है। आ रही बात आपको समझ में? पराबैंगनी विकिरणों को रोक लेते हैं। ठीक है, ओजोन परत, लेकिन ओजोन परत में छेद होने के कारण सूर्य का प्रकाश सीधे ही आ रहा है, हमारी त्वचा से टकरा रहा है, तो उसके अंदर है पराबैंगनी विकिरण। और पराबैंगनी विकिरण आयनकारी विकिरण होते हैं, अनायनकारी विकिरण होते हैं। क्या होते हैं? ये आयन उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन ये खतरनाक होते हैं। ये हमारी जो त्वचा के अंदर जो कोशिकाओं का जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर उत्परिवर्तन कर देते हैं। डीएनए ही तो हमारे शरीर के लक्षणों को नियंत्रित करता है। जब डीएनए में परिवर्तित हो जाएगा तो हमारे शरीर के लक्षण भी परिवर्तित हो जाएंगे। अच्छा डीएनए अच्छे लक्षण उत्पन्न करेगा, खराब डीएनए खराब लक्षण उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो पराबैंगनी विकिरण डीएनए में उत्परिवर्तन कर देते हैं। अचानक से जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं, जिसके कारण त्वचा का कैंसर उत्पन्न हो जाता है। एक्स किरणें बहुत ज्यादा खतरनाक है, आयनकारी विकिरण होते हैं। ये कणों को आयनों में बदल देते हैं। अगर आप किसी गैस पर एक्स किरणें डालोगे तो धनायन ऋणायनों में बदल जाएंगे, और इसके कारण क्या होता है बच्चों? ल्यूकेमिया हो जाता है, रक्त का कैंसर हो जाता है। जैसे ही बच्चों कभी भी एक्स किरणों के ज्यादा संपर्क में नहीं आना चाहिए। यहां तक कि जो अस्पतालों में एक्सरे करते हैं ना, वो एक्सरे करने वाले भी, यहां तक कि जो अस्पतालों में एक्सरे करते हैं वो एक्सरे करने वाले भी एक लोहे की शील्ड के पीछे छुपे रहते हैं, फिर एक्सरे करते हैं वो। ठीक है, ताकि वो सीधे ही एक्स किरणों के कांटेक्ट में, संपर्क में ना आए। तो एक्स किरणें जब हमारे शरीर के संपर्क में आती है ज्यादा मात्रा में, तो हमारे शरीर में ब्लड सेल की जो व्हाइट ब्लड सेल है उसमें अनियंत्रित विभाजन होने लग जाता है। शरीर में व्हाइट ब्लड सेल की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो रक्त कैंसर हो जाता है, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। रक्त सड़ने लग जाता है शरीर में। ठीक है, और देखिए कैंसर का निदान। कैंसर के निदान का मतलब है कैंसर का पता लगाना, कैंसर का पता लगाना। और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, एक बात बच्चों ध्यान रखना और मेरे मित्रों, कैंसर की बीमारी से ज्यादा खतरनाक है कैंसर का इलाज। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। कभी भी कैंसर होता है ना, तो कैंसर से इतना दर्द नहीं होता जितना उसके इलाज से होता है, क्योंकि कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है कैंसर का इलाज। इधर आप देखिए, कैंसर का निदान। सबसे पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि भैया इसे कैंसर ही है या कुछ और इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो इधर आप देखिए बायोप्सी करते हैं, और बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं? इसमें संदेहजनक ऊतक का टुकड़ा लेकर उसके पतले काट करके अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी से उसे जांचा जाता है। यहां पर क्या किया जाता है बच्चों बायोप्सी के अंदर? यहां पर यह किया जाता है कि माना कि मुझे शक हो गया कि किसी के हाथ में कैंसर हो गया, माना कि यहां कैंसर हो गया, चलो ठीक है, या फिर शक हो गया किसी की जीभ में कैंसर हो गया। तो जहां कैंसर होता है ना, वहां से क्या करते हैं बच्चों, जहां भी कैंसर होता है, जैसे कि आप समझो माना कि यहां कैंसर हो गया, यहां कैंसर हो गया, यहां कैंसर हो गया, तो यहां से क्या कर लिया, एक छोटी सी ब्लेड लेके छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया एक। ठीक है, अब उस टुकड़े को क्या करना है? अभिरंजित करना है, कुछ रंगीन पदार्थों से उसको रंग देते हैं उस टुकड़ों को। पहले तो उस टुकड़े को निकालकर देखो, संदेहजनक भाग, संदेहजनक ऊतक का टुकड़ा। संदेहजनक ऊतक के टुकड़े का मतलब है कि जिस भाग पर हमें शक है कि यार इसके जीभ में कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं इसकी
इसके मांस में कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, अरे कहीं इसके गले में तो कैंसर नहीं हो गया, अरे कहीं इसके फेफड़े में तो कैंसर नहीं हो गया। तो फेफड़े का टुकड़ा ले लिया तो वो फेफड़े का एक उत्तक कहलाएगा, और उस उत्तक के फिर क्या करेंगे हम बच्चों, पतले पतले काट लेंगे, सेक्शन काट लेंगे पतले पतले, ठीक है, ब्लेड से, और फिर पतले पतले काट करके उन टुकड़ों को रंग लेंगे ताकि वो सूक्ष्मदर्शी में, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में रंगीन चीज बहुत आराम से दिखाई देती है, फिर अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी से जांच लेते हैं कि यार ये तो कैंसर सेल उत्पन्न हो गई इसकी जीभ में तो, या फेफड़ों में तो, या मांसपेशियों में तो पता लग जाएगा। ठीक है, रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया में बढ़ती हुई कोशिकाओं की गणना के लिए रुधिर व अस्थि मज्जा का परीक्षण किया जाता है। यहां पर क्या है, रक्त कैंसर हो गया, और रक्त कैंसर में अभी मैंने आपको क्या बताया था, शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ने लग जाती है, तो अब डॉक्टर गिन लेगा, डॉक्टर को शक हो गया कि यार इससे कहीं ब्लड कैंसर तो नहीं है, कहीं राजेश को ब्लड कैंसर तो नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, राजेश का ब्लड लेके अपन इसमें रुधिर कणिकाओं को गिनते हैं। अगर रुधिर कणिकाएं बहुत ज़्यादा हो गई है तो समझ जाएंगे कि इसे क्या है, रक्त कैंसर है। साथ ही साथ अस्थि मज्जा का भी परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि अस्थि मज्जा की भी मात्रा बन जाती है, क्योंकि रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा से तो उत्पन्न हो रही है, तो अस्थि मज्जा का भी अध्ययन करते हैं। अस्थि मज्जा क्या होता है, हड्डियों में जो खोखला स्थान होता है वहां पर एक द्रव भरा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, आंतरिक अंगों में कैंसर का पता लगाने के लिए एक्स किरणों के प्रयोग से रेडियोग्राफी की जाती है। ठीक है, माना कि एक व्यक्ति है, बेचारा बहुत अच्छा सा व्यक्ति था, इसको कैंसर हो गया, अब इस व्यक्ति पे एक्स किरण डाली जाएगी। क्या डाली जाएगी, इसके माना कि अब डॉक्टर को, चलो जीभ का जब कैंसर होता है तो आराम से पता लग जाता है, आदमी बोल नहीं पाता है, पैर में कैंसर हो जाए, हाथ में हो जाए, पेट में हो जाए, गले पे हो जाए, सर पे हो जाए, तो सब पता लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के फेफड़ों में हो जाए, किसी की हार्ट में हो जाए, किसी की आंत में कैंसर हो जाए, आंतरिक अंगों में कैंसर हो जाए, तो क्या फाड़ के थोड़ी देखेंगे उसे कोई कि ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। ठीक है, तो आंतरिक अंगों में कैंसर का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, रेडियोग्राफी कहते हैं। जब शरीर के ऊपर एक्स किरणें डाली जाती है तो वो एक्स किरणें शरीर की मांसपेशियों को भेदकर अंदर घुस जाती है शरीर के, और अंगों से टकराकर जब वो वापस आती है तो उसको मशीन से कैच कर लिया जाता है, और उससे आंतरिक अंगों का एक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, और प्रतिबिंब को देखने से पता लग जाता है कि व्यक्ति के इस अंग में कोई घाव तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है। ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्स किरणों का उपयोग करके त्रिआयामी चित्र प्राप्त करना। बच्चों, रेडियोग्राफी में तो सिर्फ क्या होता है, चित्र इतने साफ नहीं होते, इससे सिर्फ 2D चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब चित्र आपको चौड़ाई में दिखेंगे और लंबाई में दिखेंगे, मतलब लंबाई में और चौड़ाई में दिखेंगे आपको। जैसे ये अक्षर 2D है, इनकी चौड़ाई है और इनकी क्या है, ऊंचाई है। आज ये बात आपको समझ, लेकिन जो ये कैप है इसकी चौड़ाई भी है, ठीक है, इसकी कुछ ऊंचाई भी है और इसकी कुछ गहराई भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर टोमोग्राफी को अपन क्या बोलते हैं, सीटी स्कैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है इसे, सीटी स्कैन। कंप्यूटर टोमोग्राफी को सीटी स्कैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सीटी स्कैन के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग करते हुए एक्स किरणों को शरीर पर डाला जाता है और शरीर के 3D चित्र प्राप्त कर ली जाते हैं, आंतरिक अंगों के 3D चित्र प्राप्त कर ली जाते हैं, जिनको देखने से पता लग जाता है व्यक्ति को कैंसर तो नहीं है। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके देखो नाम से पता चल रहा है, चुंबकीय अनुनाद चित्रण। एमआरआई तकनीक के अंदर तीव्र चुंबकीय तरंगों को शरीर पर डाला जाता है। ये चुंबकीय तरंगे शरीर को भेदकर अंदर घुस जाती है और आंतरिक अंगों से टकराकर जब वो वापस बाहर आती है तो उन्हें ग्रहण करके आंतरिक अंगों की छवि को देखकर पता लग जाता है। कंप्यूटर में पूरी फोटो छप जाती है आंतरिक अंगों की। ठीक है, जैसे ही ये तीव्र चुंबकीय क्षेत्र शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, तो एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके आंतरिक अंगों की चित्र ले लिए जाते हैं, आंतरिक अंगों की फोटोग्राफी कर ली जाती है, जिससे पता लग जाता है कि इसको कहीं कैंसर तो नहीं है। फिर कैंसर से बचाव व उपचार। यदि अबुर्द का आरंभिक काल में ही पता लगा लिया जाए तो कैंसर का उपचार किया जा सकता है। ये नहीं कि भैया कि कैंसर तो हुआ 2021 में और इलाज कराने जा रहे हैं 25 में, अरे छोटी सी गांठ ही तो है, अरे छोटी सी गांठ ही तो है, करा लेंगे, अरे छाला ही तो हुआ है। जैसे किसी, माना कि राजेश के छाला हो गया, 1 तारीख को छाला हुआ, और भैया दवाई ले ली, छोटे मोटे इलाज भी करा लिया, गोलियां भी ले ली, ठीक ही नहीं हो रहा, 10 तारीख हो गई, ठीक ही नहीं हो रहा, 15 तारीख हो गई, ठीक ही नहीं हो रहा, 20 दिन हो गए, तो भैया चिंता का विषय है। यदि छोटे भी, देखो, यदि
गांठ उत्पन्न होने की आरंभिक काल में ही पता लग जाए कि यार इस व्यक्ति को कैंसर तो नहीं है, तो कैंसर का क्या किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। क्योंकि अगर एक बार कैंसर फैल जाता है, क्योंकि इसकी भी स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज सबसे कम खतरनाक होती है, उसमें इलाज किया जा सकता है। सेकंड स्टेज के अंदर कुछ कह नहीं सकते, मर भी सकता है, बच भी सकता है। लेकिन जो थर्ड स्टेज होती है उसमें आदमी फिर पूरी तरह से उसके शरीर में कैंसर घर कर लेता है, फैल जाता है, फिर उसको नहीं बचा सकते हैं। ठीक है, कैंसर का उपचार। कैंसर के जीनों का पता लगाने के लिए आणविक जैविकी का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, कैंसर जीनों के कारण भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है, क्योंकि जीन हमारे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अगर गलत जीन होंगे या जीन होंगे ही नहीं तो गलत लक्षण उत्पन्न होंगे तो कैंसर उत्पन्न हो जाएगा। और आणविक जैविकी या आणविक जीव विज्ञान वह होता है जिसके अंदर जीव अणुओं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थाइमिन आदि का, प्यूरिन, पिरिमिडिन आदि का अध्ययन किया जाता है। मुख्यतः इसमें है ना आणविक जैविकी में डीएनए, आरएनए की स्टडी की जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो कैंसर के जीनों का पता लगाने के लिए आणविक जैविकी का प्रयोग किया जा सकता है। सेकंड नंबर क्या है, कीमोथेरेपी, रासायन चिकित्सा। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, जैसे राजेश को कैंसर हो गया, तो राजेश का उपचार अपन कैसे कैसे कर सकते हैं, एंटी कैंसर दवाइयां देकर कर सकते हैं। राजेश को एंटी कैंसर दवाई दो जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करती रहती है। परंतु बालों का झड़ना, खून की कमी इसके दुष्प्रभाव है। बच्चों, कीमोथेरेपी, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, ये कहा था कि कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है कैंसर का इलाज। अगर किसी व्यक्ति की कीमोथेरेपी की जाती है तो कीमोथेरेपी के अंदर क्या किया जाता है बच्चों, दवाइयाँ दी जाती है, एंटी कैंसर दवाई दी जाती है, या एंटी कैंसर एक केमिकल होता है, उसका इंजेक्शन लगाया जाता है। अब ये एंटी कैंसर जो केमिकल है या जो एंटी कैंसर दवाई है, ये कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, गला देती है, उसको नष्ट कर देती है, मारने लग जाती है। लेकिन बच्चों, जब एंटी कैंसर मतलब जब कैंसर की कोशिकाएं नष्ट होगी तो उसके साथ में कुछ दूसरी जो नेचुरल कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो साधारण कोशिकाएं हैं, जो नॉर्मल कोशिकाएं हैं, वो भी नष्ट होने लग जाएगी, जिससे व्यक्ति में खून की कमी हो जाएगी, बाल झड़ने लग जाएंगे, व्यक्ति मर जाते हैं। कई बार कीमोथेरेपी के दौरान व्यक्ति मर जाते हैं, क्योंकि जो ये एंटी कैंसर दवाइयां होती है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। कभी कभी क्या होता है, कैंसर की कोशिकाओं को तो ये नष्ट करती है लेकिन दूसरी कोशिकाओं को भी ये नष्ट कर देती है। आजकल कैंसर के उपचार में शल्य चिकित्सा की जाती है, सर्जरी की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे जीभ में कैंसर हो गया तो जीभ काट कर अलग कर दी, होठ में कैंसर हो गया तो होठ काट कर अलग कर दिया, जबड़े में कैंसर हो गया तो जबड़े को काट कर अलग कर दिया जाता है। विकिरण चिकित्सा, इसको रेडियोथेरेपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विकिरण चिकित्सा के अंदर क्या किया जाता है, जैसे कि हाथ की मांसपेशियों में कैंसर है, या जबड़े की मांसपेशियों में कैंसर है, या गले में कैंसर है, या फेफड़े में कैंसर है, तो वहां पर विकिरण डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं, विकिरण डाले जाते हैं, और विकिरण इन जो कैंसर की कोशिकाएं होती है उसको जलाकर नष्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल कैंसर के उपचार में शल्य चिकित्सा को भी काम में ले रहे हैं, साथ के साथ विकिरण चिकित्सा, रेडियोथेरेपी को भी काम में ले रहे हैं, और साथ के साथ रसायन चिकित्सा अर्थात कीमोथेरेपी को भी काम में ले रहे हैं। आजकल अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो इसके इलाज में तीनों ही विधियां अपनाते हैं डॉक्टर, ठीक है। समय आने पर शल्य चिकित्सा भी अपनाते हैं, समय आने पर रेडियोथेरेपी भी करते हैं, फिर कीमोथेरेपी भी करते हैं, ठीक है। तीनों ही विधियों से मरीज को बचाने का प्रयास किया जाता है। कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में आर इंटरफेरोन का भी उपयोग किया जा सकता है। आर इंटरफेरोन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है। आर इंटरफेरोन एक ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देता है, और जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जब ज़्यादा ही सक्रिय हो जाता है तो फिर वो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाता है और व्यक्ति बच सकता है। रेडियोथेरेपी के बारे में आप देखिए, कैंसर कोशिकाओं को विकिरण द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। विकिरण डालते हैं कैंसर कोशिकाओं के ऊपर, एक्स विकिरण, अल्ट्रावायलेट विकिरण, ठीक है, तरह तरह के विकिरण डालकर उसको मारा जाता है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है जलाकर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने आज आपको कैंसर के बारे में पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दमा या अस्थमा रोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर हम जैव प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। और अपने दोस्तों से और अपने मित्रों वगैरह से, भाई बंधुओं से इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। सभी को थैंक यू।